डियर स्टूडेंट, अक्षित ट्यूटोरियल क्लासेस के अंतर्गत आज मैं आप सबों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जिसका टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक लेकर आया हूँ। मैं हर संभव इस क्लास में समस्त पॉइंट्स को इंक्लूड किया हूँ जिससे वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए अवश्य देखें। यह वीडियो आपके लिए आगामी बीपीएससी एवं रेलवे की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास को। आपका टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। प्रश्न नंबर 1 है आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? उत्तर हो जाएगा तिरंगा। नोट पॉइंट्स के रूप में यहाँ पे हमने लिखा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज तिरंगा है जिसमें सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरा हरा रंग बराबर अनुपात में है। प्रश्न नंबर 2 है आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान स्वरूप में कब आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था? उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। प्रश्न नंबर 3 है आपका, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? उत्तर हो जाएगा आपका 3:2। प्रश्न नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका 2:3। प्रश्न नंबर 5 है आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? उत्तर हो जाएगा आपका गहरा नीला। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? उत्तर हो जाएगा आपका 24 तिलियां। प्रश्न नंबर 7 है आपका, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? उत्तर हो जाएगा पिंगाली वेंकैया ने। प्रश्न नंबर 8 है आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अंकित सबसे ऊपर की पट्टी जो केसरिया रंग की है किसका प्रतीक है? उत्तर हो जाएगा देश की ताकत और साहस का। किसका प्रतीक है? देश की ताकत और साहस का। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अंकित बीच की सफेद पट्टी किस चीज को दर्शाती है? किस चीज को दर्शाती है? उत्तर हो जाएगा आपका धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को। धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को। प्रश्न नंबर 10 है आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अंकित सबसे निचली हरे रंग की पट्टी किसका प्रतीक है? उत्तर हो जाएगा भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता का। किसका प्रतीक है? भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता का। प्रश्न नंबर 11 हो जाएगा आपका, कब पहली बार भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया? कब पहली बार भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया? उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 2002 को। इस प्रश्न के तहत हम नोट्स पॉइंट के तहत कुछ चीज़ों को जानेंगे। भारतीय ध्वज संहिता 2002 जो लागू हुआ, इस संहिता के तहत स्वतंत्रता के कई वर्षों बाद भारत के नागरिकों को अंततः किसी भी दिन अपने घरों, कार्यालयों और कारखानों पर भारतीय ध्वज फहराने की अनुमति मिल गई, न कि केवल राष्ट्रीय दिवसों पर जैसा कि पहले होता था। अब भारतीय गर्व के साथ कहीं भी और किसी भी समय राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं, बशर्ते ध्वज संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाए और तिरंगे का किसी भी तरह का अपमान न हो। प्रश्न नंबर 12 है आपका, भारतीय ध्वज संहिता 2002 को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने भागों में विभाजित किया गया है? उत्तर हो जाएगा 3 भागों में। इसे जानेंगे हम तीनों भागों को नोट्स पॉइंट्स के तहत। संहिता के भाग 1 में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है। संहिता का भाग 2 जनता, निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के लिए समर्पित है। संहिता का भाग 3 केंद्र और राज्य सरकारों और उनके संगठनों और एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर।
प्रश्न नंबर 13 है आपका, राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 की कौन सी धारा सभी नागरिकों को अपने परिसर में झंडा फहराने का अधिकार स्वीकार करती है? उत्तर हो जाएगा धारा 2। प्रश्न नंबर 14 है आपका, राष्ट्रगान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तर हो जाएगा ऐसी स्तुति या गान जो राष्ट्र प्रेम की भावना अभिव्यक्त करता हो तथा शासकीय रूप से आधिकारिक गान के रूप में स्वीकृत हो या जनसाधारण में लोकप्रिय हो, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रगान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है आपका, भारत का राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान क्या है? उत्तर हो जाएगा जन गण मन। प्रश्न नंबर 16 है आपका, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा में एवं किसके द्वारा लिखा गया था? उत्तर हो जाएगा बांग्ला भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। प्रश्न नंबर 17 है आपका, कब संविधान सभा में राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन के हिंदी संस्करण को अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 18 है आपका, सर्वप्रथम राष्ट्रगान को कब एवं कहाँ गाया गया था? सर्वप्रथम राष्ट्रगान को कब एवं कहाँ गाया गया था? उत्तर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 को बांग्ला व हिंदी भाषा में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 है आपका, राष्ट्रगान के पूरे गान में कुल कितने पद हैं? कुल कितने पद हैं? उत्तर हो जाएगा 5 पद हैं। प्रश्न नंबर 20 है, राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितनी निर्धारित है? राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितनी निर्धारित है? उत्तर हो जाएगा 52 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम राष्ट्रगान की गायन अवधि के बारे में कुछ नोट्स पॉइंट्स को जानेंगे। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है। इसमें प्रथम एवं अंतिम पंक्तियां ही बोलते हैं, जिसमें लगभग 20 सेकेंड का समय लगता है। कितना सेकेंड का समय लगता है? 20 सेकेंड का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 है आपका, राष्ट्रगान में कब एवं किस शब्द का संशोधन किया गया? राष्ट्रगान में कब एवं किस शब्द का संशोधन किया गया? उत्तर हो जाएगा 1950 में सिंध की जगह सिंधु किया गया, क्योंकि देश के बंटवारे के बाद सिंध पाकिस्तान का हिस्सा हो चुका था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 है आपका, भारत का राष्ट्रगीत क्या है? अब यहाँ से राष्ट्रगीत के बारे में हम लोग जानेंगे। भारत का राष्ट्रगीत क्या है? उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम। प्रश्न नंबर 23 है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? उत्तर हो जाएगा 65 सेकेंड। प्रश्न नंबर 25 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब एवं कहाँ गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब एवं कहाँ गाया गया? उत्तर हो जाएगा 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। प्रश्न नंबर 26 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? उत्तर हो जाएगा आनंद मठ से। कौन से ग्रंथ से संकलित है? आनंद मठ से। प्रश्न नंबर 27 है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से। जब भी आप सुबह सुबह देखेंगे कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाकर इसकी शुरुआत की जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रश्न नंबर 28 है आपका, वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने कब एवं कहाँ की थी? उत्तर हो जाएगा 7 नवंबर 1876 को बंगाल के कांतलापाड़ा नामक गांव में। कब किया था? 7 नवंबर 1876 को। कहाँ किया था? बंगाल के कांतलापाड़ा नामक गांव में। प्रश्न नंबर
28 के तहत हम नोट्स पॉइंट्स को जानेंगे। वंदे मातरम गीत के प्रथम 2 पद संस्कृत एवं शेष पद बांग्ला में थे। इसमें जो प्रथम 2 पद है वो संस्कृत का है और शेष पद क्या है, बांग्ला में। प्रश्न नंबर 29 है, 1870 के दशक में अंग्रेज हुक्मरानों ने कौन सा गीत गाया जाना अनिवार्य कर दिया था? 1870 के दशक में अंग्रेज हुक्मरानों ने कौन सा गीत गाया जाना अनिवार्य कर दिया था? उत्तर हो जाएगा गॉड सेव द क्वीन, गॉड सेव द क्वीन। प्रश्न नंबर 30 है, वंदे मातरम गीत का प्रकाशन कब एवं किसमें किया गया था? वंदे मातरम गीत का प्रकाशन कब एवं किसमें किया गया था? उत्तर हो जाएगा 1882 में उपन्यास आनंद मठ में। कब किया गया था? 1882 में। किसमें किया गया था? उपन्यास आनंद मठ में। प्रश्न नंबर 31 हो जाएगा, आनंद मठ उपन्यास में वंदे मातरम गीत किसके द्वारा गाया गया है? उत्तर हो जाएगा भवानंद नाम के सन्यासी द्वारा। किसके द्वारा गाया गया है? भवानंद नाम के सन्यासी द्वारा। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। इसकी धुन किसने बनाई थी? यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। प्रश्न नंबर 32 है, वंदे मातरम गीत को किसने स्वरबद्ध किया? वंदे मातरम गीत को किसने स्वरबद्ध किया? उत्तर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने स्वरबद्ध किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। प्रश्न नंबर 33 है, वंदे मातरम गीत का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? वंदे मातरम गीत का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? उत्तर हो जाएगा अरविंदो घोष ने। किसने किया? अरविंदो घोष ने। प्रश्न नंबर 34 है, वंदे मातरम गीत का उर्दू में किसने अनुवाद किया? वंदे मातरम गीत का उर्दू में किसने अनुवाद किया? उत्तर हो जाएगा मोहम्मद खान ने। किसने किया? मोहम्मद खान ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। प्रश्न नंबर 35 है आपका, किस आंदोलन में वंदे मातरम राष्ट्रीय नारा बना? किस आंदोलन में वंदे मातरम राष्ट्रीय नारा बना? उत्तर हो जाएगा बंग भंग आंदोलन में। प्रश्न नंबर 36 है, कब वंदे मातरम देवनागरी लिपि में प्रस्तुत किया गया? कब वंदे मातरम देवनागरी लिपि में प्रस्तुत किया गया? उत्तर हो जाएगा 1906 में। कब किया गया? 1906 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। प्रश्न नंबर 37 है, 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जब जर्मनी के स्टटगार्ट में तिरंगा फहराया तो उसके मध्य में क्या लिखा हुआ था? उसके मध्य में क्या लिखा हुआ था? उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम। क्या लिखा हुआ था? वंदे मातरम। प्रश्न नंबर 38 है आपका, 14 अगस्त 1947 की रात, यहाँ पे थोड़ा वर्ड स्पेलिंग में त्रुटि हो गया है। 14 अगस्त 1947 की रात संविधान सभा की पहली बैठक का प्रारंभ एवं समापन किस गीत के साथ हुआ? संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन 14 अगस्त 1947 को किया गया था, तो उसका समापन और प्रारंभ जो है किस गीत के साथ हुआ था? उत्तर हो जाएगा प्रारंभ वंदे मातरम के साथ हुआ था और समापन जन गण मन गीत के साथ हुआ था। प्रश्न नंबर 39 है, दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? उत्तर हो जाएगा 15 सितंबर 1959 को। कब हुई? 15 सितंबर 1959 को। प्रश्न नंबर 40 है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? कौन सा भाग लिया गया है? उत्तर हो जाएगा शीर्ष भाग। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। प्रश्न नंबर 41 है, भारतीय के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? उत्तर हो जाएगा 3 शेर दिखाई देते हैं। कितने शेर दिखाई देते हैं? 3 शेर। प्रश्न नंबर 42 है, भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने शेर हैं? कितने शेर हैं? उत्तर हो जाएगा 4। मूल स्तंभ में 4 शेर हैं, लेकिन जब जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया अशोक स्तंभ को, उसमें हम सिर्फ 3 शेर को ही देख पाते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, संवैधानिक रूप से भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अशोक स्तंभ को अपनाया था? कब अपनाया था?
उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 44 है आपका। इसके तहत हम एक नोट्स पॉइंट भी पढ़ेंगे। अशोक स्तंभ को शासन, संस्कृति और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया था। प्रश्न नंबर 44 है आपका। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 क्या है? उत्तर हो जाएगा, इस कानून के तहत अगर कोई आम व्यक्ति अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करता है तो उसे 2 वर्ष की कैद और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 के तहत अगर कोई आम नागरिक अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करता है तो उसे 2 वर्ष की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। प्रश्न नंबर 45 है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कुल कितने जानवर हैं? राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कुल कितने जानवर हैं? 3 हैं। कौन कौन जानवर हैं? शेर है, सांड है और घोड़ा है। इससे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ऑप्शन में इन तीनों जानवरों के अलावा कुछ और जानवर भी दे दिए जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। प्रश्न नंबर 46 है आपका। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता दी गई है? भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता दी गई है? उत्तर हो जाएगा आपका शक संवत को। किसे मान्यता दी गई है? शक संवत को। प्रश्न नंबर 47 है आपका। शक संवत की शुरुआत किसने और कब की थी? शक संवत की शुरुआत किसने और कब की थी? उत्तर हो जाएगा कनिष्क ने की थी 78 ईस्वी में। किसने की थी? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। प्रश्न नंबर 48 है आपका। राष्ट्रीय संवत का नववर्ष कब से शुरू होता है? राष्ट्रीय संवत का नववर्ष कब से शुरू होता है? उत्तर हो जाएगा आपका 22 मार्च से, जबकि लीप ईयर्स में यह 21 मार्च से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? 22 मार्च से। जब लीप ईयर होता है तो यह कब से शुरू हो जाता है? 21 मार्च से ही शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 49 है। राष्ट्रीय संवत का प्रथम एवं अंतिम मास कौन है? राष्ट्रीय संवत का प्रथम एवं अंतिम मास कौन है? उत्तर हो जाएगा प्रथम मास कौन है? चैत्र। और अंतिम मास कौन है? फागुन। प्रश्न नंबर 50 है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? उत्तर हो जाएगा बाघ। कब से है? 1972 ईस्वी से है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ कब से है? 1972 से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 की ओर। प्रश्न नंबर 51 है आपका। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? क्या था? सिंह था, जिसे हम शेर भी बोलते हैं। और बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु कब बना? 1972 ईस्वी से बना। प्रश्न नंबर 52 है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, उत्तर हो जाएगा मोर। क्या है? मोर। प्रश्न नंबर 53 है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? उत्तर हो जाएगा सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। प्रश्न नंबर 54 है आपका। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? उत्तर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। प्रश्न नंबर 55 है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? क्या है? हिंदी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56 है आपका। हिंदी को भारतीय राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? हिंदी को भारतीय राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949 को। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। कौन से अनुच्छेद में किए गए हैं? अनुच्छेद 343 से 351 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर। प्रश्न नंबर 57 है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? उत्तर हो जाएगा बरगद। प्रश्न नंबर 58 है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? उत्तर हो जाएगा रुपया। प्रश्न नंबर 59 है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? उत्तर हो जाएगा गंगा। कौन सी नदी है? गंगा नदी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। प्रश्न नंबर 60 है आपका। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। प्रश्न नंबर 61 है आपका। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है?
भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। क्या है? हॉकी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। प्रश्न नंबर 62 है आपका, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? उत्तर हो जाएगा आपका गंगा डॉल्फिन। क्या है? गंगा डॉल्फिन। प्रश्न नंबर 63 है आपका, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? उत्तर हो जाएगा आपका हाथी। प्रश्न नंबर 64 है, भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? उत्तर हो जाएगा आपका कूटनिरपेक्ष। क्या है? कूटनिरपेक्ष। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 65 की ओर। प्रश्न नंबर 65 है आपका, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? उत्तर हो जाएगा भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। प्रश्न नंबर 66 है, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? उत्तर हो जाएगा श्वेत पत्र। प्रश्न नंबर 67 है आपका, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? उत्तर हो जाएगा आपका आम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 68 की ओर। प्रश्न नंबर 68 है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? उत्तर हो जाएगा आपका जलेबी। कौन सी है? जलेबी। प्रश्न नंबर 59 है आपका, भारत की राष्ट्रीय पर्व क्या है? भारत की राष्ट्रीय पर्व क्या है? भारत के कुल कितने राष्ट्रीय पर्व हैं? 3 हैं। पहला हो जाएगा आपका 26 जनवरी, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, एवं 2 अक्टूबर, जिसे हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। इस सीरीज के तहत आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 70 की ओर, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है, भारत का राष्ट्रीय पकवान क्या है? भारत का राष्ट्रीय पकवान क्या है? खिचड़ी है। क्या है? खिचड़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या मददगार हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि जो भी अगली वीडियो अपलोड हो आपको ससमय नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।